हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम इज ऋषभ एंड टुडे वी हैव द स्कोडा सुपर्ब। इसका नाम ही सुपर्ब नहीं है, गाड़ी भी सुपर्ब, अमेजिंग, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया है, ट्रेमेंडस गाड़ी। आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरी फेवरेट लग्जरी लाइनअप में आ जाती है, मेजरली बिकॉज ऑफ द पावर, बिकॉज ऑफ द इंजन। फीचर्स में कुछ थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, डिटेल रिव्यू करेंगे इसका, द कार गाइड स्टाइल, जिसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, द साइज़, द इंटीरियर, द डिज़ाइन, द पावर, द रियल लाइफ माइलेज और बहुत कुछ। तो 190 PS 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क का 2 लीटर का TSI इंजन कितना दमदार है, आज की इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें एंड उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पंजाब से हो, स्कोडा की कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं, चाहे वो सुपर्ब हो, कैरोक हो या फिर रैपिड भी हो, और आपको चाहिए उसके बेस्ट रेट्स, क्विकेस्ट डिलीवरी और टेस्ट ड्राइव भी, तो इन नंबर पे कॉल ज़रूर कर दें। ये टीम जो है आपकी पूरी हेल्प कर देगी, कोई इशू आपको नहीं आएगा। शुरुआत करते हैं गाड़ी के वॉक अराउंड से। तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल मिलेगी विद स्कोडा बैज, फ्रंट पार्किंग सेंसर, स्पोर्टी येट एलिगेंट बम्पर आपको मिलेगा, हेडलाइट वॉशर भी आपको मिल जाएगा, LED हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे और DRLs, इंडिकेटर्स वगैरह 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 सब आपको प्रीमियम सेगमेंट का ऑफ कोर्स मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर आपको इसके मैसिव 17 इंचज़ के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जिनका 215/55/R17 है। काफ़ी बड़े टायर्स हैं, ग्रिप काफ़ी अच्छी आपको प्रोवाइड करते हैं, वाइड इनका पूरा वाइड ट्रैक है जिसको हम कहते हैं। आपको यहाँ पर मिल जाते हैं ORVMs विद द टर्न इंडिकेटर्स ऑफ कोर्स। देन यू हैव द क्रोम, आपको सराउंडिंग्स यहाँ मिल जाएंगी। पैनोरामिक सनरूफ नाम की है, ऑनेस्टली मैं आगे बताऊंगा क्यों नाम की है पैनोरामिक सनरूफ। और आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई क्रोम का इस्तेमाल सेंटर में नहीं देखने को मिलता, डोर हैंडल्स वगैरह पर। कीलेस एंट्री ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। पीछे की तरफ चलते रहें तब भी आपको यहाँ पर LED ट्रीटमेंट मिलता है पूरा विद द फॉग लैम्प्स, रिफ्लेक्टर्स, क्रोम की लाइनिंग एंड रियर की जितनी भी लाइट्स यानी कि इंडिकेटर और रिवर्स लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्कोडा की बड़ी बैजिंग और आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जो शायद आपको कैमरा में ना दिख रहे हो, लेकिन ये ब्लैक वाले छोटे छोटे यहाँ पर आपको मिलेंगे। कैमरा की बात करें तो आपको यहाँ पर एक HD कैमरा मिल जाता है। डिफॉगर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, शार्क फिन एंटीना बिल्कुल छोटा सा आपको यहाँ पर माइक्रो सा मिल जाएगा। गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पर मैं लिख के वो भी आपको दिखा देता हूँ। Rage on that beat, going crazy. बात करते हैं गाड़ी के फीचर्स की, जो कि आपको इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं और क्यों ना मिलें। 33 लाख के एक शोरूम प्राइस पर ये गाड़ी आती है यार, कम ऑन। काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी है, काफ़ी प्रीमियम लोगों के लिए, काफ़ी लग्जरी कार है, तो आपको फीचर्स भी लग्जरी वाले ही मिलेंगे, जैसे कि 12 स्पीकर सिस्टम फ्रॉम कैंटन, बहुत अमेजिंग क्वालिटी के हैं। आप ये बोस, JBL, इन्फिनिटी वगैरह के भूल जाएंगे एक बार आपने इसकी क्वालिटी सुन ली तो। मैं अभी आपको सुना भी देता हूँ, NCS का एक म्यूज़िक लगा देता हूँ यहाँ पर, आपको काफ़ी इससे अच्छा आइडिया हो जाएगा। फीचर्स बाकी मैं यहाँ पर साथ साथ लिस्ट भी कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लाइट कंट्रोल्स विद द रेन सेंसिंग, विद द ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड इंडिकेटर एज वेल। ऑन द राइट साइड यू गेट रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड वाइपर कंट्रोल्स टू। लाइट के कंट्रोल्स आपको राइट साइड मिल जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पर 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाएगी विद द एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, काफ़ी अच्छा रहता है इसका। मेरे को अच्छा पता क्या लगता है, आप ध्यान देना, अभी नहीं है स्क्रीन नॉर्मल चल रही, जैसे ही मेरा हाथ पास जाएगा ना तो ये एक्टिव हो जाती है। अभी मैंने क्लिक नहीं किया, सिर्फ मेरा हाथ पास जाता है, तो इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगे हैं। जब मैं हाथ पास मेरा जाएगा तब उसके जो कंट्रोल्स हैं वो थोड़े से लाइट अप हो जाते हैं और वहाँ पर नीचे चीज़ें लिखी हुई आ जाती हैं, ताकि मैं इजीली उसको ऑपरेट कर सकूँ। मैं आपको क्लोज से भी दिखा देता हूँ। फीचर्स में वेंटिलेटेड सीट्स मेरे को कूल वाली भी मिलती हैं एंड हीटेड भी मिलती हैं, तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। ऑटोमेटिक AC, DSD ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, लॉक अनलॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल, हाइब्रिड आपको सिस्टम, हाइब्रिड मतलब एक मोटर वाला हाइब्रिड नहीं, बट आपको एक इंजन स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिल जाता है विद ड्राइव मोड्स एज वेल, फ्रंट पार्किंग सेंसर एंड बूट लिड की ऑप्शन, जो बूट ओपनिंग है वो यहाँ पर बटन एज सच आपको मिल जाता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVMs हैं, लेकिन छोटा सा ड्रॉबैक, क्योंकि हम इस गाड़ी को काफ़ी देर से यूज़ कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जो ORVM है, जब आप इसको कंट्रोल करते हैं अपने जॉयस्टिक से,
थोड़ा सा डिले है, हाफ सेकंड का डिले है, जो कि मैंने आज तक किसी छोटी गाड़ी में भी नहीं देखा। आई रियली डोंट नो सुपर्ब में ऐसा क्यों है। हाफ भी नहीं, 1 सेकंड का मैं कह सकता हूँ, मतलब या तो पूरे 1 सेकंड का होगा, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं, बट डिले है। अब मैंने जैसे लेफ़्ट वाला मैं करना चाहता हूँ ORVM, ठीक है। अब मैंने इसको एडजस्ट करना शुरू किया, अब हिला जाके ये, अब देख सकते हैं ये गैप इसके बीच में आ रहा है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनोइंग लग रहा है कि यार इतनी महंगी गाड़ी, सुपर्ब 33 लाख का शोरूम, और ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थे। वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम स्कोडा। इट्स ओके। उसके अलावा आपको फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, आपको एयर बैग्स प्रॉपर मिलते हैं, सेफ्टी को पॉइंट में बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया है। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ, आपको काफ़ी क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगी। बात करते हैं गाड़ी के स्टोरेज स्पेसेस में, तो आपको वो भी बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, बहुत स्लो ओपनिंग जाती है, वैसे ही इसकी स्लो क्लोजिंग भी रहती है। मल्टीमीडिया के बटन्स वगैरह भी आपको वहीं है, SD कार्ड लगाना है वो वहाँ लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। कप होल्डर्स यहाँ फ्रंट में भी आपको स्टोरेज मिलती है छोटी सी, फॉर योर कीज़, वॉलेट एंड फ़ोन आपका पूरा आता है यहाँ पर। एंड आपको थोड़ा डीप स्टोरेज जाती है, तो आपको USB पोर्ट एंड 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है। रिट्रैक्टेबल है रहती है स्टोरेज, तो वो बंद हो जाती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके अलावा आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है, जहाँ पर एक सीक्रेट पॉकेट भी है और वो भी कूल्ड है। एंड यहाँ पर आप अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थोड़ी बहुत ही रख सकते हैं। बॉटल्स 500 ml 600 ml वाली आ जाएंगी, कैंस काफ़ी आ जाएंगे, 6 कैंस आ जाएंगे। बड़ी बॉटल ऑफ कोर्स नहीं आएगी यहाँ पर, लेकिन जितनी चीज़ चाहिए ना, जो आप सोच रहे हैं किसके कैन रखने, वो यहाँ आप रख सकते हैं। और आपको यहाँ पर मिल जाती है एक MID जो कलर्ड है ऑफ कोर्स, हालांकि छोटी MID है। फुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल यहाँ नहीं मिलेगा आपको, जैसे कैरोक में मिलता है, बहुत ही प्यारा लगता है, बट कोई बात नहीं। सुपर्ब नई वाली आएगी तो उसमें आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या वर्चुअल कॉकपिट ही मिलेगा फॉर श्योर। सनरूफ के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि ये जो ब्लाइंड है ना, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं होता। जैसे मैंने बंद किया, सनरूफ खोलना चाहता हूँ, उसने रूफ खोल दी, ब्लाइंड नहीं खुला। ब्लाइंड मुझे हाथ से ही खोलना पड़ेगा, समझ रहे हैं ये चीज़ को? ये क्यों स्कोडा, क्यों? और उसके साथ साथ ब्रोशर भी लिखा है पैनोरामिक सनरूफ। दिस इज़ नॉट अ पैनोरामिक सनरूफ, ये सिर्फ हाफ वे है। नॉर्मल सनरूफ से थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उसको मैं पैनोरामिक बिल्कुल नहीं कहता। ऊपर ज़रूर ग्लास लगा हुआ उसके पूरे, जब आप बाहर से देखते हैं वो भी लाइक पूरा शार्क फिन एंटीना तक नहीं जाता है, 1.5 गाड़ी को कवर करता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि पैनोरामिक सनरूफ तो ये नहीं है। एंड साथ के साथ जो इसका ये ब्लाइंड है, इसको आपको मैन्युअली ही बंद या खोलना पड़ता है। ये सनरूफ के साथ वापस नहीं जाता, ना ही वापस आता है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान में रख लें। बात करते हैं स्टोरेज स्पेसेस यानी कि स्पेस मैनेजमेंट में इसकी बूट स्पेस की, तो 685 लीटर्स की बूट स्पेस आपको बहुत ही प्रैक्टिकल सीधी मिल जाती है। बड़े बैग्स आप इजीली रख सकते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, LED आपको लैंप्स मिल जाएंगे, प्लस आपको फर्स्ट एड किट यहाँ रखने की ऑप्शन भी दी गई है। और राइट साइड पे भी आपको, मतलब टेक्निकली लेफ्ट साइड बनी, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, तो यहाँ पर आप छोटा मोटा सीक्रेट सामान रख सकते हैं। नीचे भी आपको स्पेस मिल जाती है, जहाँ पर आप स्पेयर टायर आपका पड़ा है, लेकिन फिर भी काफ़ी मैसिव आपको बूट स्पेस यहाँ मिल जाएगी। बात करते हैं रियर कंफर्ट की, जो कि एक सेडान में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आया था। तो आपको सुपर्ब जैसी लंबी गाड़ी में बहुत ही अच्छा लेगरूम मिल जाएगा, नो डाउट एट ऑल। बहुत ही प्लेंटी ऑफ लेगरूम मिलेगा। ऊपर की तरफ हेडरूम देखेंगे वो भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, वाइड भी काफ़ी है। लेकिन हर स्कॉडा गाड़ी की तरह इसमें भी हम्प बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो ये देखो, मैं बीच में भी पैर नहीं रख सकता, पैर मुड़ जाता है। मेरे को एक पैर इधर और एक पैर इधर ही रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो मेरे लेफ़्ट साइड पे पर्सन बैठा है या राइट साइड पे बैठा है, उस पर्सन को काफ़ी टाइट होकर बैठना पड़ेगा और शोल्डर रूम में प्रॉब्लम आएगी। तो कंफर्टेबली बैठना है तो ये गाड़ी 2 लोगों के लिए है, पीछे से 3 के लिए नहीं। मैं आपको बता दूँ, पीछे यहाँ सीट ज़रूर दी गई है, छोटा बच्चा में भी बैठ जाए, लेकिन 13-14 साल के बाद की कोई एज है तो वो नहीं बैठ सकता। अब बात करते हैं बाकी कंफर्ट चीज़ों की, तो आपको यहाँ पर ऑफ कोर्स रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। अब क्योंकि इस गाड़ी में आता है 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, तो उधर का लेफ्ट अलग टेम्परेचर है, राइट साइड का टेम्परेचर अलग आप सेट कर सकते हो, पीछे आप टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हो। हालांकि मुझे ड्यूल जोन, ट्रिपल जोन, 4 जोन वाले ऑटोमेटिक कंट्रोल मुझे समझ नहीं आते। छोटा सा कैबिन है, यहाँ मैं रख दूँ, मेरे को गर्मी लग रही है मैं 22 डिग्री कर दूँ, उसको सर्दी लग रही है तो वो कर दे 26, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ये 16 करके बैठा है। तो वो रहनी तो हवा कैबिन के अंदर ही है ना, एक सिर्फ डायरेक्ट हवा से तो बात बनती नहीं। अल्टीमेटली सबका एवरेज मिलकर 22 टेम्परेचर हो जाएगा, तो आप सेट ही 22 कर लो। पॉइंट समझ रहे हो मेरा, क्योंकि कैबिन बहुत छोटा है।
चलो जो भी है, एक फैंसी फीचर है तो हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। कंफर्ट में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं स्पीकर्स, ऑफ कोर्स आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है, आपको यहाँ पर सनशेड भी मिल जाती है पीछे, और आपको पीछे वाली तरफ भी यहाँ पर पूरा डार्क ब्लैक थीम मिल जाती है, लाइट्स मिल जाएंगी आपको, हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे, ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट भी मिल जाती है। लेकिन ये मैं आपको भी बता दूँ, यहाँ पर किसी तरह का कोई लूप वगैरह नहीं है इसको पुल आउट करने के लिए, तो जो मुझे बड़ा अजीब लगता है। हालांकि आप इसको एज कप होल्डर यूज़ कर सकते हैं, ये भी प्लेसिंग कुछ अलग सी ही है, और यहाँ से बूट की आपको पोजीशनिंग है। लेकिन अब ये देख सकते हैं कि इसको निकालना है तो मेरे पास कुछ कोई लूप नहीं है, कोई हैंडल नहीं है, तो किसी तरह की कोई जगह नहीं है, तो मेरे को बड़ा ज़बरदस्ती उसको निकालना पड़ता है ज़ोर लगाकर, विच इज़ अ ड्रॉबैक। उसके अलावा आपको यहाँ पर सिर्फ एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, USB सॉकेट नहीं मिलता। एश ट्रे कह सकते हैं एक तरह से दिए, बिकॉज यहाँ फ़ोन वगैरह तो कुछ नहीं आएगा, इसको आप बंद कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ मिल जाएगी, बट एक 33 लाख एक्स शोरूम प्राइस वाला इंटीरियर नहीं लगता मुझे, स्पेशली बैक से। बाहर एक अब ड्राइवर के हिसाब से फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन अगर एक शॉफर ड्रिवन की तरह अपने पीछे बैठना ही है तो सिर्फ आप बैठ ही सकते हैं, एज सच कोई फैंसी फीचर नहीं है। अब बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि मेंटेनेंस, आफ्टर सर्विस और रीसेल वैल्यू भी। मेंटेनेंस वाइज आपको 4 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर्स की आपको वारंटी यहाँ पर मिल जाती है। हालांकि मैं चाहता था थोड़ी सी और किलोमीटर्स मिल जाते, 4 ईयर्स ठीक है, 1,25,000 होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। उसके अलावा अगर बात करूँ मैं मेंटेनेंस में ही सर्विस कॉस्ट की, तो वो स्कोडा की थोड़ी सी ज़्यादा है, वो भी स्पेसिफिकली सुपर्ब की, क्योंकि इसके पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई तैयार हो जाओ, बहुत ज़्यादा बिल बनेगा आपका। महंगी गाड़ी है, महंगी केयर तो ये मांगेगी ही। इसके अलावा आफ्टर सर्विस में रीसेल वैल्यू की बात अगर मैं करूं पहले, तो रीसेल वैल्यू में स्कोडा की ये सुपर्ब ओकिश वाले में आ जाती है। बिकॉज क्या है कि इस तरह की प्रीमियम गाड़ियों की ना इनिशियल प्राइस ज़्यादा होती है। अभी ऑन रोड आपको एक्स शोरूम 33 लैक्स है, ऑन रोड आपकी स्टेट के अकॉर्डिंगली 35 से लेकर 38, 39 तक, ईजिली 40 तक भी चली जाती है। अब उसके बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ये 30, 25 के आसपास सेल कर सकें आप। और इसकी भी सेल वैल्यू भी 15-20 लाख के बीच में रह जाएगी, लेकिन वो भी मुश्किल से ही कोई बायर मिलेगा, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्कोडा कंपनी। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रख लें कि रीसेल नहीं, प्रीमियम लग्जरी अपने लिए यूज़ करनी है लंबे समय के लिए, रिलायबिलिटी के नाम पे आप कर सकते हैं, नो इश्यूज़ एट ऑल। और इसी में अगर मैं बात करूं अब आफ्टर सर्विस की, तो स्कोडा कंपनी वैसे सेल सर्विस में तो टॉप नॉच है, नो इश्यूज़ देयर। आपको अच्छी सी सर्विस मिलेगी, आपको अच्छे लोग यहाँ मिलेंगे, और आपको हर तरीके से हेल्प की जाएगी कंपनी की तरफ से। हमेशा की तरह हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो स्कोडा की सारी गाड़ियों को बहुत ही अच्छी सेफ्टी रेटिंग मिलती है, आपको किसी भी तरह का कोई इशू यहाँ पर फील नहीं होगा। एंड अंदर बैठते भी आपको दरवाज़ा जब बंद करते हैं तब भी आपको पूरा फील होता है कि हाँ भाई, मुझे जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, जो फील हो रहा है कि हाँ मैं अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी में बैठा हूँ, तो वो आपको फील आएगी, नो इश्यूज़ देयर। बात करते हैं गाड़ी की विजिबिलिटी यहाँ पर, तो विजिबिलिटी में बहुत अच्छे स्कोर इस गाड़ी में नहीं दे सकता हूँ। उसका मेजर रीज़न है कि ORVM साइज़ छोटा है, एडजस्ट होने में डिले आता है। जब आप अपने ORVM को एडजस्ट करना चाहेंगे तो इसमें डिले है 0.5 सेकंड से 1 सेकंड का। इतनी महंगी गाड़ी में ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि डिले आए इस तरह के एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में, और साइज़ भी थोड़ा छोटा है। विजिबिलिटी वाइज थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम रहती है, बीइंग सच अ गुड नाइस बिग कार, आप थोड़ी बेटर विजिबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। ORVM से इतना निराश नहीं हूँ जितना मैं IRVM से हूँ, बिकॉज जो पीछे वाला ग्लास है वो ज़्यादा स्लांट है, छोटा है, तो मेरे को विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। और IRVM भी बहुत पतला बना है, ऐसे लंबा पूरा कर दिया लेकिन ऐसे पतला बहुत ज़्यादा है। और वैसे इसको ज़्यादा करने के फ़ायदा भी नहीं होता, बिकॉज मेरे को फिर सीट्स दिखनी थी। तो टेक्निकली जो पीछे की विजिबिलिटी है उससे मैं इतना खुश नहीं हूँ, वो बेटर हो सकती थी ईजीली, और कंपनी को इस पर काम करना चाहिए था। कोई बात नहीं, पहली वाली सुपर्ब में भी प्रॉब्लम्स थी, इसमें भी हैं। इसके अलावा विजिबिलिटी सिर्फ पीछे देखने की नहीं होती, आगे देखने के लिए भी होती है। तो अगर आप जो सीट की हाइट है उसको सही एडजस्ट करें, जैसे मेरे को थोड़ा अपराइट पोजीशंस ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उस अकॉर्डिंगली अगर आप रखें, तो सेडान्स में जो कि बहुत रेयर चीज़ होती है आपको बोनट दिखता है, तो इस गाड़ी में आपको बोनट दिख रहा है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। A पिलर्स की थिकनेस ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बढ़िया आपको विजिबिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। और उसके अलावा IRVM को छोड़ के बाकी विजिबिलिटी ठीक है, कॉर्नरिंग में आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। बात करते हैं आप ट्रांसमिशन की, तो स्कोडा की सिग्नेचर 7 स्पीड आपको DSG ट्रांसमिशन यहाँ पर मिल जाती है, तो नो गियर शिफ्ट गियर डाउन आपको फील होंगे यहाँ पर।
एज सच कोई आपको नहीं लगता, स्पेसिफिकली जब आप इसको ड्राइव मोड चेंज कर लेते हैं। राइट नाउ द कार इज़ इन इको मोड, दिस इज़ नॉर्मल, और नॉर्मल ही बेस्ट रहता है फॉर द सिटी कंडीशंस। इको इज़ फॉर द हाईवेज़, और यहाँ पर मुझे बहुत ही प्यारी पावर मिल जाती है बिकॉज ऑफ इट्स 190 PS। लेकिन पावर एक्सप्रेशन बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन वाइज नो कंप्लेंट्स एट ऑल, एंड आपको हीटिंग इशू भी इसमें नहीं आता है बिल्कुल भी। एंड उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट आता है वो यहाँ पर आता है कि आपको गियर शिफ्ट फील नहीं होंगे और किसी तरह का कोई डिले नहीं है आपको जब आपको ज़्यादा पिकअप चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी सस्पेंशन का। तो सस्पेंशन वाइज स्कोडा ने इस सेडान के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम किया है, एंड आपको बहुत ही डायनेमिक नेचर वाली एक सस्पेंशन मिल जाती है जो कि स्लो स्पीड्स पे यानी कि 30-40 kmpl पे बहुत सॉफ्ट है, पॉट होल्स को बहुत इजीली कवर कर लेती है। लेकिन इसका थोड़ा सा ये है कि जब आप एक एवरेज नॉर्मल स्पीड पे होते हैं यानी कि 60-70 kmpl पे, तब आपको थोड़ी सी वो बाउंसीनेस फील होती है। लेकिन हाईवे पे जो सस्पेंशन है वो थोड़ी स्टिफ हो जाती है और ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है बीइंग अ सेडान, तो आपको एक स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया मिल जाती है और कॉर्नरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और आपको कॉन्फिडेंस मिलता है व्हेन एवर यू आर ऑन हाई स्पीड्स, आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स कर रहे हैं और आप शार्प टर्न आपको भी लेना पड़ता है, तो आपको कॉन्फिडेंस पूरा मिलता है बिकॉज ऑफ अ रियली डायनामिक नेचर ऑफ द सस्पेंशन हेयर। तो आपको एक अच्छी सस्पेंशन यहाँ मिल जाएगी। नॉइस आपको सस्पेंशन के अंदर नहीं आएगी। NVH लेवल्स, अब नॉइस की बात हो ही रही है तो नॉइस हार्शनेस एंड वाइब्रेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट, या नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस जो कि NVH हुआ। तो यहाँ पर आपको कैबिन की इंसुलेशन बहुत ही अमेजिंगली की गई है। इंजन की आपको बहुत कम नॉइस अंदर आती है, बहुत कम, और रोड नॉइस भी आपको काफ़ी कम आएगी। हालांकि हॉर्न आपको अंदर सुनाई देता है, उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और हार्शनेस वाइज आपको हार्शनेस कोई फील नहीं होगी, लेकिन इंजन में वाइब्रेशंस थोड़ी हैं। बीइंग अ टर्बो चार्ज्ड इंजन आपको वाइब्रेशंस थोड़ी सी तो मिलनी ही थी। अब 2 लीटर का TSI पेट्रोल्ड इंजन आपको मिलता है डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ, 190 PS ऑफ पावर विद 320 न्यूटन मीटर टॉर्क, तो डेफिनेटली आपको जो वाइब्रेशन है वो अंदर थोड़ी सी आएगी ही, और बहुत थोड़ी है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं है। आपको स्टीयरिंग व्हील पे थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती है और ओवरऑल कार में भी थोड़ी वाइब्रेशन है। उसके अलावा आपको नॉइस अंदर इतनी नहीं आएगी, इंसुलेशन अच्छी की गई है कंपनी की तरफ से। पॉइंट अगला आ जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, द स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील आपको सेम जैसे सस्पेंशन है उसी तरह स्टीयरिंग व्हील है, यानी कि डायनामिक नेचर के साथ मिलता है, जहाँ पर आपको काफ़ी स्मूथ स्टीयरिंग मिल जाता है। स्लो स्पीड्स पर जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहती है इसका जो वेट है वो बढ़ता रहता है और आपको थोड़ा सा हैवी स्टीयरिंग की फील आती है एंड स्पोर्टीनेस आपको फील होगी। ड्राइव मोड्स अब हमने चेंज करने का प्लान किया है, तो अब आपको मैं एक्सट्रेशन और ब्रेकिंग के बारे में बताऊंगा। नाउ दिस इज़ द स्पोर्ट्स मोड, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया पावर मिल जाएगी और आपको डिले भी काफ़ी कम मिलता है, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और डिले कम होने का ही मेजर बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलता है कि एक DSG ट्रांसमिशन जो होती है वो इसी चीज़ के लिए पॉपुलर है कि डिले आपको नहीं मिलेगा, लेकिन स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी को चलाने का जो फन टू ड्राइव एलिमेंट है वो आपको मिलेगा, और वो ऐड हो जाता है पैडल शिफ्टर्स के साथ। अगर मुझे ज़्यादा पावर चाहिए तो मुझे वो भी मिलेगी। हालांकि अब ज़्यादा एक्सप्रेशन हम इस रोड पे टेस्ट करते नहीं हैं, दिस इज़ नॉट अ वेरी सेफ रोड आप जिसमें आप अपनी हाई स्पीड टॉप स्पीड चेक करें। तो बस इतना ही था एक्सप्रेशन में जिसका मैं आपको बता सकूं कि किस तरह का इंजन इसका है। और RPM की बात करूं तो मुझे 1450 या 1500 RPM से ही बहुत ही प्यारी पावर मिलनी शुरू हो जाती है, विच गोज़ ऑल द वे टू 5000 RPM, और उसके बाद थोड़ा सा डल होना शुरू हो जाता है इंजन। एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अगर आप रख रहे हैं, पैडल शिफ्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो वो गियर तब तक शिफ्ट हो भी जाएंगे इवन इन द स्पोर्ट्स मोड। इको मोड पे अगर आप रखेंगे तो वो 2500 RPM पर ही आपका जो गियर है वो उसे चेंज कर देता है। विजिबिलिटी में देखो मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं आ रही, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे फील हो रहा है कि मैं किसी SUV में शायद बैठा हूँ बिकॉज ऑफ हाई सिटिंग पोजीशन, तो वो एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अब अगर मैं एक्सप्रेशन में ही ट्रांसमिशन के साथ इसका मैनुअल मोड ट्राई करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो सिर्फ लेफ्ट को आपने स्विच करना है और आप उससे इसका मैनुअल मोड चला पाएंगे। हालांकि पैडल शिफ्टर से तो ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको मैनुअल मोड पे जाने की, लेकिन अगर किसी को वो मैनुअल वाला कंट्रोल चाहिए अपने लेफ्ट हैंड से तो वो गाड़ी को उस अकॉर्डिंगली भी ड्राइव कर सकता है। तो अब चलो हम वापस नॉर्मल ऑटोमेटिक ड्राइव मोड पर ही आ जाते हैं। 190 PS डेफिनेटली आपको फील होती है। बीइंग अ सेडान, ग्राउंड क्लियरेंस कम, एरोडायनेमिक्स में कम हेल्प आपको मिल जाती है, हाइट कम है, तो एक्सट्रेशन बहुत ही बढ़िया मिल जाती है एंड स्पोर्टीनेस आपको डेफिनेटली फील यहाँ पर होगी।
सस्पेंशन में ही पॉइंट आया था बॉडी रोल का, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली रियर पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि स्कोडा सुपर्ब को ज़्यादातर यूज़ किया जाएगा एज अ शॉफर ड्रिवन कार, आप पीछे बैठने वाले हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा बॉडी रोल तो है बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज व्हील बेस, लेकिन उसे कंटेन कर लेते हैं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द लो ग्राउंड क्लियरेंस एज वेल। हाइट भी कम है तो बहुत ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है जितनी इसकी ओवरऑल लेंथ है, लेकिन है। बारी आती है यहाँ पर ड्राइवर्स कंफर्ट की, यानी कि मेरे कंफर्ट की, तो अल्टीमेट सीट्स वेंटिलेटेड सीट्स हैं, कूलिंग एंड हीटिंग दोनों के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, यानी कि गर्मियों में सर्दियों में दोनों तरीके से काम आएगी। ज़्यादा तो वैसे कूल वाला इफेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, बट उसके अलावा ड्राइवर्स कंफर्ट में मैं बात करूँ तो आर्मरेस्ट लेफ्ट राइट मेरे को दोनों ही बहुत ही बढ़िया प्लेसिंग मिल जाती है। ये एडजस्टेबल भी है, जितना मैं रखना चाहता हूँ उसको रख सकता हूँ, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड ये हाइट वैसे मुझे अच्छी लगती है, मतलब जितनी इसकी रहती है उतनी यहाँ पर, हाँ ये बढ़िया है। राइट साइड की ऑलरेडी बहुत बढ़िया पोजीशनिंग है, कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। डेड पैडल आपको ऑफकोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। एंड उसके अलावा भी ड्राइवर्स कंफर्ट में मुझे अंडर थाई सपोर्ट इज़ रियली गुड। मेरी आदत है थोड़ी सीट की हाइट को ना अप वाली साइड पे एडजस्ट करने की, इसलिए मुझे हेडरूम थोड़ा कम मिल रहा है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर मेरे को 12 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग विद लंबर सपोर्ट एंड मेमोरी फंक्शन एज वेल। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड करवा देती हैं। ये एक बेनिफिट होता है 33 लाख की गाड़ी खरीदने का, एक्स शोरूम, वो भी ऑन रोड नहीं, एक्स शोरूम का। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा फैंसी फीचर्स की बात यहाँ पर हो रही है। ड्राइवर्स कंफर्ट में मैं इन सारी चीज़ों को कंसिडर करता हूँ और मुझे वो काफ़ी अच्छी फील यहाँ पर मिल भी रही है। फुल ऑन कंफर्ट, बेस्ट ईजिली, बस ये अल्टीमेट इसके लिए वर्ड है। इंटरेस्टिंगली अर्गोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर मैं फुल नंबर्स गाड़ी को ईजिली दे सकता हूँ। उसका मेजर रीज़न है कि सब कुछ बहुत ईजिली वेल रीच पोजीशंस पर है, चाहे वो बटन्स कंट्रोल करने हैं, चाहे वो यहाँ पर छोटे छोटे बटन, क्योंकि जितने ज़्यादा फीचर्स उतने ज़्यादा बटन होंगे, लेकिन प्लेसिंग उसकी करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि सही प्लेसिंग हो। सनरूफ कंट्रोल्स, लाइट कंट्रोल्स, और इवन इसको सनशेड को मेरे को यूज़ करना है विद लाइट एंड विद द मिरर एज वेल, तो सारी चीज़ें मैं बहुत ईजिली यूज़ कर सकता हूँ। ORVM कंट्रोल करना इज़ क्वाइट ईजी, देन उतरना बैठना यानी कि इंग्रेस इग्रेस भी आप इजीली कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ज़्यादा लो आपको फील नहीं होती है। बाकी आपकी ड्राइविंग प्रेफरेंस होती है तो आप सीट को उस अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर रियल लाइफ माइलेज की, तो कंपनी क्लेम करती है 15, बट जितना हमने अभी तक इसको चलाया है गाड़ी को, सिटी में आपको अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 10 मैक्सिमम 11 डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग। हाईवे पे हाँ आपको 14-15 ईजिली मिल जाएगी, स्पेशली विद द क्रूज़ कंट्रोल। टर्बो चार्जर की वजह से आपको 17-18 kmpl भी मिल जाती है विद अ सच पावरफुल इंजन, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लें। तो ये था मेरी तरफ से द डिटेल रिव्यू ऑफ द स्कोडा सुपर्ब। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगी। यहाँ तक देख लिया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपना ओपिनियन, आप मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में और इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक मुझे काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो ये था सारा कुछ, लाइक ज़रूर कर दी ना, अच्छी बात है, कर देनी चाहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।